पूरी दुनिया में एक ऐसी तबाही मची है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक वैश्विक उत्परिवर्तन, ग्लोबल म्यूटेशन शुरू हो गया है, जहां हर इंसान उस आखिरी चीज में बदल जाएगा जिसे वो छुएगा। ये मंजर इतना खौफनाक है कि लोग अपनी आंखों के सामने अपनों को बदलते देख रहे हैं। किसी ने अनजाने में भेड़ के मांस की सीख लैम्प स्क्यूअर को छुआ और पलक झपकते ही वो एक विशालकाय चूहे में बदल गया। वहीं किसी और ने अपनी सोने की अंगूठी को हाथ लगाया और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर ठोस स्टेनलेस स्टील में तब्दील हो गया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो तब हुई जब किसी ने आग की लपटों को छू लिया और वो एक ऐसे जीव में बदल गया जिसे मारना नामुमकिन था। पिछले जन्म में मैंने एक साधारण रसोई के चाकू को छुआ था और मुझे ऐसी असीम शक्ति मिली थी कि मैं एक ही बार में स्वर्ग के दरवाजों को चीर सकता था। लेकिन अफसोस, इतनी ताकत होने के बावजूद एक बेहद शक्तिशाली योद्धा ने मुझे चींटी की तरह कुचल दिया था। अब इस उत्परिवर्तन के शुरू होने में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। इस नए जन्म में मैंने फैसला किया है कि मैं किसी वस्तु को नहीं बल्कि एक इंसान को छूऊंगा। मेरी नजरें झाऊ किंगलिन पर टिकी हैं, जो हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की है। पिछले जन्म में उसने एक से ज्यादा बार मेरी जान बचाई थी, जिससे मेरे मन में उसके लिए गहरी भावनाएं पैदा हो गई थी। हालांकि हम कभी एक नहीं हो पाए, लेकिन इस जिंदगी में मैं उसे एक ऐसा मौका देना चाहता हूं जो पूरी जिंदगी में एक ही बार मिलता है। मैंने अपना फोन निकाला और क्लास मॉनिटर को एक मैसेज भेजा। और मॉनिटर, एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो आज आधी रात के बाद अपना फोन चालू रखना, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। जब मॉनिटर ने ये मैसेज देखा तो उसे लगा कि शायद मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुझे पता था कि उसकी यही प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि ये बातें किसी पागलपन से कम नहीं थीं। लेकिन मुझे यकीन था कि आज रात जैसे ही ये वैश्विक बदलाव शुरू होगा, वो खुद मुझसे संपर्क करेगी। धीरे धीरे रात गहराने लगी। मैं खिड़की के पास जाकर शहर के ऊपर फैली चांदनी को देखने लगा और शांति से उस पल का इंतजार करने लगा जब दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे, अचानक पूरी धरती जोर से कांप उठी। अगले ही पल एक रहस्यमयी और भारी आवाज दुनिया के हर इंसान के कानों में गूंजी। वैश्विक उत्परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब से आप अपने हाथों से जिस आखिरी चीज को छुएंगे वो आपकी शक्ति बन जाएगी और आपके शरीर का हिस्सा बन जाएगी। ये प्रभाव अगले 24 घंटों तक रहेगा और नया दिन निकलते ही ये बदलाव थम जाएगा। इस महाभोज का आनंद लें। ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। ये मेरे लिए एक बड़ा अवसर भी था और एक बड़ी चुनौती भी। मुझे हर हाल में जिंदा रहना था। मैंने मॉनिटर से कहा, तुमने भी वो आवाज सुनी होगी। अब तुम्हें मेरा वो मैसेज याद आएगा जो मैंने आज तुम्हें भेजा था। मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चल रहा था। इसी बीच पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। लोग जानवरों, हथियारों और यहाँ तक कि म्यूजियम में रखे जीवाश्मों, फॉसिल्स को छूने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। तभी मेरे पास मॉनिटर यानी झाऊ किंगलिन का मैसेज आया। अली किंगशान, तुम्हारे उस मैसेज का क्या मतलब था? क्या तुम्हें पहले से पता था कि आज रात ये सब होने वाला है? झाऊ किंगलिन का मैसेज देखते ही मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने जवाब दिया, कल रात 11:30 बजे मुझसे मिलो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे लिए किस चीज को छूना सबसे अच्छा रहेगा। ये जानकारी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस मैसेज को डिलीट करना मत भूलना। झाऊ किंगलिन ने संक्षेप में ठीक है, कल मिलते हैं लिखकर जवाब दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़के को सब क्लास में परेशान करते थे, उसे इस महाविनाश और शक्तियों के बारे में इतनी गुप्त जानकारी कैसे है। दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल था। जैसे ही सुबह हुई, पूरा शहर एक कुरुक्षेत्र में बदल गया। लोग खजानों और साजो सामान के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। हर तरफ चीख पुकार और दहशत थी। लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब चीजें तो मैं बाद में बस एक चुटकी बजाकर हासिल कर सकता था। समय अपनी गति से बीतता गया और आखिरकार रात के 11 बज गए। झाऊ किंगलिन, जो अपने खानदान के प्राचीन और बेशकीमती जेड के साथ पूरी तरह तैयार थी, मुझसे मिलने के लिए निकली। उसका भाई झाऊ तियानबा, जिसके ऊंचे संपर्कों की कमी नहीं थी, अपने साथियों के साथ खूंखार जंगली जीवों का शिकार करने निकल चुका था। अफवाहें तो यहाँ तक थीं कि अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो वे एक पहाड़ी बाघ, डिसेंडिंग माउंटेन टाइगर को वश में कर सकते हैं।
झाओ के पिता ने अपनी बेशकीमती तलवार को छूने का मन बनाया था, तो उसकी मां ने अपने संग्रह से एक प्राचीन खंजर को चुनने का फैसला किया था। रास्ते में झाओ किंगलिन के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। वो बुदबुदाई, अली किंगशान के पास आखिर ऐसी क्या जानकारी होगी? उसने मुझे इतनी रात गए अपने घर क्यों बुलाया है? उत्परिवर्तन का समय खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। उसे शक था कि क्या अली किंगशान के पास उसके खानदान के इस एजेट से भी बेहतर कुछ हो सकता है। काफी देर इंतजार करने के बाद झाओ किंगलिन आखिरकार मेरे घर पहुंची। उसके हाथों में वही चमकता हुआ जेड था। उसने सीधे सवाल किया, अली किंगशान, तुमने मुझे बुलाया था, अब बताओ वो सबसे बेहतर विकल्प क्या है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? इंटरनेट पर तो लोग कह रहे हैं कि किसी शक्तिशाली जीव, पुराने एंटीक या आधुनिक हथियारों को छूना ही सबसे समझदारी है, ताकि हमें जादुई शक्तियां मिल सकें। क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई बहुत कीमती खजाना है? मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मॉनिटर, क्या तुम्हें मेरा घर देखकर लगता है कि यहाँ कोई बेशकीमती खजाना होगा? वो सब तो पहले से ही रईस और ताकतवर लोगों के कब्जे में है। हम जैसे आम लोग उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? मेरी बात सुनकर झाओ किंगलिन ने सहमति में सिर हिलाया। उसे पता था कि इस वक्त कोई अच्छा खजाना ढूंढना लगभग नामुमकिन है। उसने फिर पूछा, तो फिर तुम्हारा वो जादुई विकल्प क्या है? मैंने जवाब दिया, वो विकल्प क्षितिज की तरह दूर भी है और तुम्हारे सामने खड़ा भी है। झाओ किंगलिन मेरी इस पहेली को समझ नहीं पाई। मैं भी उसे समझाने की जल्दी में नहीं था। रात के 12 बजने में जब सिर्फ 5 मिनट रह गए, तब मैंने उसे असली राज बताया। इस वक्त छूने के लिए सबसे बेहतरीन चीज कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक इंसान है, खासकर एक पुरुष और एक स्त्री। अगर एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे को छूते हैं तो उन्हें यिन यांग नामक एक विशेष शारीरिक शक्ति प्राप्त होगी, जिससे वे साधना, कल्टीवेशन की गुप्त तकनीकें सीख सकेंगे। शुरुआत में शायद ये शक्ति उतनी प्रभावशाली न लगे जितनी दूसरों की, जिन्होंने हथियारों या जीवों को चुना है, लेकिन बाद के चरणों में ये इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेक देगी। मेरी आवाज में एक अलग ही जोश था। मेरी हर बात झाओ किंगलिन के दिल पर किसी गहरे वार की तरह लग रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे ऐसा कुछ कहूंगा। जहां पूरी दुनिया खजानों के पीछे भाग रही है, वहीं ली किंगशान एक स्त्री को छूने की बात कर रहा है, और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरे साथ जुड़कर शक्तिशाली बनो। मेरी आवाज में एक रहस्यमय आकर्षण था। झाओ किंगलिन एक समझदार लड़की है। उसके दिमाग में हजारों विचार एक साथ दौड़ रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी बातों पर यकीन करने लगी थी। उसे याद आया कि हमारी क्लास में इतनी सारी लड़कियां हैं, फिर मैंने उसे ही क्यों चुना? तुमने उन सब में से मुझे ही क्यों चुना? क्या मुझ में कुछ खास है या ये महज एक इत्तेफाक है? जो किंगलिन की आंखों में उलझन और डर साफ झलक रहा था। उसके शब्द कमरे की शांति को चीर रहे थे। ली किंगशान ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए उसे गौर से देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सा ठहराव था। इत्तेफाक जैसी चीजें अब इस दुनिया में नहीं बची। मॉनिटर, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि जब सब मेरा साथ छोड़ चुके थे, तब तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई थी। आज जब ये पूरी दुनिया एक महाप्रलय की ओर बढ़ रही है, तो इस पूरी कायनात में तुम ही इकलौती ऐसी इंसान हो जिस पर मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। उन दोनों के बीच की बातचीत के दौरान कमरे में मौजूद घड़ी की टिक टिक मानो तेजी से भाग रही थी। हर बीतते सेकंड के साथ बाहर का आसमान और गहरा लाल होता जा रहा था। देखते ही देखते घड़ी की सुइयां 11:58 पर पहुंच गईं। वो निर्णायक पल अब बस कुछ ही फासले पर था। ली किंगशान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मॉनिटर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास अपनी एक गुप्त योजना थी। तुम अपने खानदान के उस प्राचीन एंशिएंट जेड को छूकर उसकी अलौकिक शक्तियों को हासिल करना चाहती थी। तुम्हें लगता है कि वो पत्थर तुम्हें बचा लेगा, लेकिन कड़वा सच ये है कि वो जेड तुम्हें वो ताकत नहीं दे पाएगा जिसकी जरूरत तुम्हें आने वाले कल में होगी। आज इस अंतिम घड़ी में मेरा हाथ थामना ही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम मार्ग है। ली किंगशान की ये बात सुनकर जो किंगलिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये राज तो उसके परिवार की सबसे बड़ी गोपनीयता थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। ली किंगशान ने उसे टोकते हुए आगे कहा, मुझे सब पता है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का भी।
तुम्हारा भाई सफेद बाघ की शक्ति को पाने की जुगत में है। तुम्हारे पिता उस प्राचीन तलवार को सिद्ध करने में लगे हैं और तुम्हारी माँ उस दिव्य खंजर की शक्ति को अपनी आत्मा में उतारने वाली है। लेकिन वे सब गलत हैं। वे इस खेल के असली नियमों को नहीं जानते। एक के बाद एक खुलते राज ने जो किंगलिन की सोचने समझने की शक्ति को शून्य कर दिया था। उसे एहसास हुआ कि ली किंगशान कोई साधारण लड़का नहीं है। वह कुछ ऐसा देख पा रहा था जो बाकी दुनिया की नजरों से ओझल था। अब उसके पास ली किंगशान पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। रात के 11:59 बज चुके थे। बाहर की हवा भारी हो गई थी और आसमान से आग के गोले गिरने की आहट सुनाई देने लगी थी। ली किंगशान, जो किंगलिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने आज मेरे सामने जो सच रखे हैं उनके बाद मेरे पास मना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। तुम मेरे लिए एक ऐसा रहस्य बन गए हो जिसे शायद मैं कभी पूरी तरह न समझ पाऊं, पर ठीक है, मैं अपनी किस्मत तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। उसने अपनी नीची नजरें उठाईं और ली किंगशान की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आदम और हव्वा, ये शब्द महज नाम नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन पौराणिक संकेत थे। जिस तरह आदम और हव्वा ने एक नई दुनिया की नींव रखी थी, जो किंगलिन भी इस प्रलय के बाद एक नई शुरुआत का इशारा कर रही थी। ली किंगशान के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आई, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। उसे अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें सताने लगीं। उसे याद आया कि शास्त्रों में लिखा है कि जब दो विपरीत ऊर्जाएं, यिन और यांग, इस अंतिम प्रलय के क्षण में एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, तो वे एक यिन यांग शरीर का निर्माण करती हैं। ये शरीर किसी भी देवता या दानव से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। समय आ गया है मॉनिटर, डरो मत, बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जो किंगलिन की हिचकिचाहट अब संकल्प में बदल चुकी थी। उसने कांपते हुए हाथों से ली किंगशान की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे को छुईं, समय मानो ठहर गया। 11:59 के आखिरी सेकंड बीतते ही घड़ी ने आधी रात का ऐलान किया। एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया और उस एक स्पर्श के साथ ही उनकी रूह और इस पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। अब वे महज इंसान नहीं थे, वे उस नए युग के रचयिता थे जिसका आगाज हो चुका था। आधी रात का वह सन्नाटा अचानक एक ऐसी गूंज से टूट गया जो किसी शमशान की घंटी की तरह सुनाई दे रही थी। ये महज एक आवाज नहीं थी, बल्कि काल का बुलावा था जो धरती के हर कोने में हर जीवित प्राणी के कानों के पर्दे फाड़ रहा था। इसी के साथ अ ग्लोबल म्यूटेशन, यानी उस वैश्विक महापरिवर्तन का आगाज हो गया जिसका डर सदियों से कहानियों में था। देखते ही देखते कुदरत के सारे नियम टूटकर बिखर गए। दुनिया के हर इंसान के भीतर सोई हुई शक्तियां जाग उठीं और हर किसी को एक अलग रहस्यमयी सुपर पावर मिल गई। लेकिन ये बदलाव सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा। बेजुबान जानवर भी इस जादुई और खौफनाक ऊर्जा की चपेट में आ गए। उनका विकास एक ऐसी दिशा में हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे अब मासूम जीव नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं के खूंखार राक्षस बन चुके थे। समुद्र की मछलियां अब पानी से बाहर उछल रही थीं, जिनका आकार बड़ी चट्टानों को भी छोटा कर दे। गलियों में घूमने वाले चूहों की हड्डियां और शरीर फूलकर विशालकाय गायों के बराबर हो गए थे। वफादार कुत्ते अब सीधे खड़े होकर चलने वाले उन दैत्यों में बदल गए थे जो इंसानों की तरह कदम बढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ बंदरों के शरीर पूरी तरह पिघलकर पानी बन गए और नदियों के बहाव में समाकर गायब हो गए। पूरा नीला ग्रह पल भर में अराजकता और विनाश की आग में झुलसने लगा। हर तरफ से इमारतों के ढहने और भयानक धमाकों की आवाजें आ रही थीं। खिड़की से झांकता हुआ वो चमकदार चांद अब किसी शैतानी आंख की तरह सुर्खलाल और डरावना लग रहा था। कमरे के भीतर की हवा भी कुछ कम भारी नहीं थी। वहां का माहौल गर्म और बहुत ही अजीब था। जो किंगलिन और ली किंगशान ने झटपट अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया। जो किंगलिन की आंखों से आंसू छलक रहे थे और उसका चेहरा शर्म के मारे दहक रहा था। ली किंगशान, तुम सच में बहुत बड़े नीच इंसान हो। उसने बहुत ही धीमी और कांपती आवाज में उसे कोसा। बचपन से ही उसने अपनी मर्यादा को सबसे ऊपर रखा था। आज पहली बार किसी पुरुष ने उसके शरीर को इस तरह छुआ था। सामान्य समय होता तो वो किसी का हाथ पकड़ना भी सहन नहीं करती, लेकिन आज इस प्रलय के साये में जो हुआ उसने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। ली किंगशान एक गहरी चुप्पी में डूब गया। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे,
लेकिन उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। हर सांस के साथ उसे अपनी नसों में दौड़ता हुआ गर्म और शुद्ध खून महसूस हो रहा था। शरीर की हर एक नस और ऊर्जा केंद्र मेरिडियंस किसी जादू की तरह सक्रिय हो गए थे। उसने खुद को संभाला और जो किंगलिंग की तरफ देखा। घबराओ मत क्लास प्रेसिडेंट, मैं जानता हूं कि स्थिति कैसी है। मैं इस सब की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अगर तुम वाकई जिम्मेदारी का मतलब समझते हो तो आज के बाद मुझे क्लास प्रेसिडेंट मत पुकारना। जो किंगलिन का गुस्सा और उसकी चिढ़ साफ झलक रही थी। उसने अपना छोटा सा मुक्का पूरी ताकत से ली किंगशान के सीने पर दे मारा। अब से तुम मुझे सिर्फ किंगलिन कहोगे। अगर तुमने फिर से वो औपचारिक नाम लिया या मुझसे दूरी बनाए रखने की कोशिश की तो मैं सच में बहुत बुरा मान जाऊंगी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी जिद थी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, भविष्य में तुम किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे और मेरी मर्जी के बिना तुम दोबारा मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। ये मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ या तुम्हारी प्रेमिका बन गई हूँ। हम दोनों के बीच एक निश्चित दूरी हमेशा रहेगी। आज रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो एक ऐसा राज है जो सिर्फ इस कमरे तक ही रहेगा। अगर तुमने इस बारे में किसी को भी भनक लगने दी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। ये मेरा वादा है। लेकिन किंगशान ने उसकी हर एक शर्त को चुपचाप सुना और एक गहरी समझ के साथ अपना सिर हिलाया। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी हर बात का मान रखूंगा। परंतु तभी जो किंगलिन की नजर खिड़की के बाहर गई और उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसने कांपती उंगली से बाहर का नजारा दिखाया। ली किंगशान, देखो, बाकी लोगों की शक्तियां तो तबाही मचा रही हैं। ये दुनिया अब शमशान बनने की राह पर है। खिड़की से बाहर देखते हुए जो किंगलिन की आंखों में एक गहरा डर समाया हुआ था। ली किंगशान, देखो, बाकी लोगों की शक्तियां कितनी भयानक और विनाशकारी हैं। वे पलक झपकते ही कंक्रीट की दीवारों को धूल में मिला रहे हैं। लेकिन हमारे यीन यांग शरीर की ऊर्जा तो बहुत शांत है, मानो किसी गहरी झील का ठहरा हुआ पानी। क्या हम वाकई इस खौफनाक मंजर का सामना कर पाएंगे? हमारी ये शक्ति कहीं कमजोर तो नहीं? ली किंगशान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में एक चट्टान जैसा आत्मविश्वास था। उसने समझाया कि यैन यांग शरीर कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ धमाके करे। ये तो अमरता और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का द्वार है। उसने बताया कि इस शरीर के साथ वे कठिन अभ्यास कल्टीवेशन के माध्यम से एक ऐसे स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां वे न केवल अजेय होंगे बल्कि समय की सीमाओं को भी पार कर लेंगे। जो किंगलिन ये सब सुनकर सुन्न रह गई। वो ली किंगशान के चेहरे को गौर से देख रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि उसे कोई महान दूरदर्शी जीनियस कहे या कोई सिरफिरा पागल। परंतु ली किंगशान, इस अनंत मार्ग पर हमारा पहला कदम क्या होगा? हम शुरुआत कैसे करेंगे? तभी ली किंगशान ने उसे की कल्टीवेशन के प्राचीन और गुप्त मंत्र सिखाने शुरू किए। उसने उसे बताया कि कैसे अपने फेफड़ों में ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा को भरना है, उसे अपनी आत्मा की गहराई में ले जाना है और फिर शरीर के प्रमुख और गौण ऊर्जा चक्रों में उसे एक चक्र की तरह प्रवाहित करना है। ये सारा ज्ञान ली किंगशान के पिछले जन्म का था, जब उसने नीले ग्रह को कल्टीवेशन की दुनिया के साथ टकराते और दुनिया को जलते देखा था। कुछ घंटों के गहन और एकाग्र अभ्यास के बाद उन दोनों ने आधिकारिक तौर पर कल्टीवेशन के पहले स्तर को छू लिया। बाहर का नजारा अब किसी नर्क से कम नहीं लग रहा था। शक्तिशाली सुपर पावर वाले योद्धा अपनी ताकत के नशे में चूर होकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, जिससे आसमान बार बार धमाकों की रोशनी से लाल उठता। इसी बीच जो किंगलिन को अपने परिवार की याद आई। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और देखा कि उसके माता पिता ने अनगिनत मैसेज भेजे थे। उसने जल्दी से उन्हें जवाब दिया कि वो सुरक्षित है, बस अपनी नई शक्तियों के साथ थोड़ा सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है और जल्द ही घर लौटेगी। उसे फोन पर अपने भाई झाऊ तियानबा की नई शक्ति के बारे में पता चला। उसने सफेद बाघ की एक प्राचीन प्रतिमा को छुआ था, जिससे उसका शरीर अब किसी पर्वत जैसा विशाल और शक्तिशाली हो गया था। वो जब चाहे एक खूंखार हथियार में तब्दील हो सकता था। उसके पिता ने एक शाही तलवार को सिद्ध कर लिया था, जिससे वे अब तलवार और इंसान के बीच की दूरी खत्म कर चुके थे। वे खुद एक चलती फिरती मरुद तलवार बन गए थे। उसकी मां ने भी एक दिव्य खंजर की ऊर्जा को अपनी सांसों में समाहित कर लिया था। आने वाले कुछ दिनों तक ली किंगशान और जो किंगलिन ने उस कमरे के भीतर ही ड्रैगन एंड टाइगर फिस्ट का कड़ा अभ्यास किया।
वे जानते थे कि बाहर की दुनिया अब शिकारियों और शिकारों में बैठ चुकी है और उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी शुरुआती कमियों को खत्म करना ही होगा। वहीं दूसरी ओर जिक्सियांग कम्युनिटी के एक आलीशान घर में शेंगवान जिंग, जो स्कूल में ली किंगशान का जीना हराम कर देता था, अपने माता पिता की हालत देख गहरे सदमे में था। उसके पिता शेंगवान जुबाई और माँ चेन टिंग ने म्यूटेशन के आखिरी पलों में शाक्यमुनि की एक बुद्ध प्रतिमा को छुआ था। ये प्रतिमा उनके परिवार की विरासत थी, जो लगभग 200 सालों से पूजी जा रही थी। उन्होंने पूरा दिन किसी ऐसी चीज की तलाश में बिताया था जो उन्हें भगवान जैसी शक्ति दे सके, और अंत में एक समर्पित बौद्ध होने के नाते चेन टिंग ने इसी पवित्र प्रतिमा पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया था। पूरी दुनिया अब एक ऐसे जुए का हिस्सा बन चुकी थी जहां दांव पर सबकी जान लगी थी, और ली किंगशान को पता था कि ये तो बस उस विनाशकारी खेल की एक छोटी सी शुरुआत है। चेन टिंग के चेहरे पर एक कुटिल और लालची मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि बुद्ध की ये सदियों पुरानी प्रतिमा उसे वो अलौकिक वरदान देगी जिससे वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकेगी। उसे लगा कि उसकी बरसों की पूजा आज उसे एक ऐसी महाशक्ति प्रदान करेगी जिसे कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। उसके पति शेंगवान जुबाई शुरू में घर की एक तेज धार वाली रसोई की छुरी को छूने का मन बना चुके थे ताकि उन्हें कोई आक्रामक शक्ति मिल सके, लेकिन फिर उन्हें लगा कि चाकू बहुत ही मामूली चीज है और वे किसी तुच्छ शक्ति के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे। आखिर में चेन टिंग के उकसाने पर उन्होंने भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को उस बुद्ध प्रतिमा के साथ जोड़ने का फैसला किया। म्यूटेशन की घड़ी जैसे ही नजदीक आई, चेन टिंग ने पूरी श्रद्धा और उससे भी बड़े लालच के साथ प्रतिमा को स्पर्श किया। उसके मन में बस एक ही धुन सवार थी, असीमित धन, दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार और एक ऐसा बेटा जो पूरी मानवता के ऊपर चमकता सितारा बने। वो चाहती थी कि उसका पति पूरी दुनिया की सत्ता का केंद्र बने और उनका परिवार बाकी सभी इंसानों से श्रेष्ठ हो। वहीं शेंगवान जुबाई ने भी प्रतिमा पर हाथ रखते ही अपने मन की सारी गंदगी और सत्ता की भूख उगल दी। वे करोड़ों लोगों को अपने पैरों तले कुचलने और पूरी धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का सपना देख रहे थे। जैसे ही दोनों ने एक साथ उस प्रतिमा को छुआ, अचानक कमरे की रोशनी मध्यम पड़ गई और एक काली घिनौनी ऊर्जा प्रतिमा से निकलने लगी। वो शाक्यमुनि बुद्ध की शांत प्रतिमा अब म्यूटेशन की लहर से विकृत हो चुकी थी। उसने आशीर्वाद देने के बजाय उन दोनों के शरीरों को निगलना शुरू कर दिया। शेंगवान जिंग ने अपनी फटी आंखों से देखा कि कैसे उसके माता पिता के शरीर किसी मोम की तरह पिघलकर एक दूसरे में धंसने लगे। उनकी चीखें किसी घुटते हुए जानवर की आवाज जैसी लग रही थी। इंसानी मांस और हड्डियां आपस में जुड़ रही थीं, मुड़ रही थीं और एक नए घिनौने आकार में ढल रही थीं। अंत में जब प्रक्रिया रुकी तो वहां उसके माता पिता नहीं बल्कि एक दोमुहा राक्षस खड़ा था। उस राक्षस का पूरा शरीर अनगिनत सुनहरी और मांसल आंखों से ढका हुआ था, जो बिना पलक झपकाए हर तरफ देख रही थी। उसके 2 हाथ और 2 पैर तो थे, पर वे किसी कुपोषित और सूजे हुए अंग जैसे लग रहे थे, लंबे, मोटे और बेढंगे। उस पर सुनहरे रंग के मांस के लोथड़े किसी ट्यूमर की तरह उभरे हुए थे। उस राक्षस का सिर एक बेडौल अंडे जैसा था, जिस पर 4 बड़ी आंखें अलग अलग दिशाओं में ताक रही थीं। ये सब क्यों हो रहा है भगवान? ये क्या कर दिया आपने? शेंगवान जिंग ने अपना सिर पकड़ लिया। उसके अंदर का डर अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माता पिता को इस हाल में देखकर क्या करे। तभी उस राक्षस के भीतर से एक ऐसी आवाज आई जो उसकी रूह कपा देने वाली थी। शेंगवान जुबाई के गले से एक भारी गूंज निकली, बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरा पेट फट रहा है। मुझे कुछ खाना है अभी। उसके पेट से उठती हुई गुर्राहट किसी भूखे भेड़िए जैसी थी। चेन टिंग के हिस्से ने भी अपनी गर्दन घुमाते हुए भयानक स्वर में कहा, हाँ मेरे लाल, मुझे भी बहुत भूख है। मुझे ताजा मांस चाहिए, बस मांस। शेंगवान जिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मम्मी, पापा, फ्रिज में तो अब एक दाना भी नहीं बचा। असल में म्यूटेशन के बाद उनकी भूख इतनी राक्षसी हो गई थी कि उन्होंने मात्र कुछ घंटों में घर का सारा राशन खत्म कर दिया था। हर निवाले के साथ उनका आकार बढ़ता जा रहा था
और उनके शरीर पर जमी वो सुनहरी चमक और भी हिंसक और डरावनी होती जा रही थी। अब उनकी नजरें फ्रिज पर नहीं बल्कि बाहर की जिंदा दुनिया पर थीं। शेंगवान जिंग को एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वो रक्षक नहीं रहे बल्कि वे ऐसे भक्षक बन चुके हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस कमरे में फैली वो सड़ांध और उनके मुंह से टपकती लार साफ बता रही थी कि कयामत की शुरुआत उनके ही घर से हो चुकी है। शेंगवान जुबाई और चेन टिंग भले ही अब एक खौफनाक राक्षस बन चुके थे, लेकिन उनके भीतर अभी भी इंसानी ममता और सोचने समझने की थोड़ी शक्ति बची थी। शेंगवान जुबाई ने भारी और कांपती आवाज में कहा, मेरे बेटे, बाहर बहुत खतरा है। हर जगह चीख पुकार और लड़ाई झगड़े की आवाजें गूंज रही हैं। तुम अभी बाहर मत जाओ। तुम्हारे पिता अपनी इस राक्षसी भूख को थोड़ी देर और बर्दाश्त कर सकते हैं। चेंटिंग ने भी अपनी लार निगलते हुए और दर्द सहते हुए दोहराया, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ भी थोड़ी देर और रुक सकती है। एक बार बाहर का शोर थम जाने दो, फिर तुम हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करने चले जाना। शेंगवान जिंग ने बेबसी में अपने मुक्के इतनी जोर से भींचे कि उसकी उंगलियों की हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पापा, मम्मी, मैं आपकी बात मानूंगा। हम अभी घर के अंदर ही छिपे रहेंगे, पर मैं वादा करता हूँ मैं जल्द ही आपके लिए ताज़ा मांस और ढेर सारा खाना लेकर आऊँगा। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे कमरे में जो किंगलिन और ली किंगशान अभी भी ड्रैगन और टाइगर फिस्ट का अभ्यास कर रहे थे। अचानक उन दोनों के कान थोड़े हिले। हेन यांग शरीर प्राप्त करने के बाद उनकी सुनने और देखने की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। वे अब 360 डिग्री के दायरे में सब कुछ देख और सुन सकते थे। किंगलिन, चलो चलकर देखते हैं कि बाहर कौन है। युद्ध के लिए तैयार रहो। ली किंगशान ने इशारों में उसे सावधान किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। किंगलिन, दरवाज़ा खोलो। अगर कोई दुश्मन हुआ तो हम सीधे ड्रैगन और टाइगर फिस्ट से उस पर हमला करेंगे और उसे संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बाहर खड़े झाओ तियानबा और झाओ चुआनक्सियोंग इस अचानक हुई कार्रवाई से हक्के बक्के रह गए। झाओ तियानबा 2 कदम पीछे हट गया और तुरंत लड़ने की मुद्रा में आ गया। उसके साथ झाओ चुआनक्सियोंग भी अपनी तलवार और शरीर को एक करने की तैयारी में था। वो ऐसी तलवार बनने वाला था जो लोहे को भी कीचड़ की तरह काट सके। परंतु जैसे ही दोनों पक्षों की नजरें एक दूसरे पर पड़ी, वे सब एक पल के लिए सन्न रह गए। झाओ तियानबा गुस्से में दहाड़ा, ए छोकरे, तू क्या कर रहा है? तू मुझसे लड़ेगा? ली किंगशान ने तुरंत अपने चेहरे पर मासूमियत ओढ़ ली और अपनी लड़ने की मुद्रा छोड़ दी। पापा, भाई, आप यहाँ कैसे? जो किंगलिन पूरी तरह हैरान थी। उसे याद आया कि उसने अपने माता पिता और भाई को मैसेज करके बताया था कि वो ठीक है। फिर भी वे उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए। झाओ चुआनक्सियोंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा, किंगलिन, तुम ठीक हो, ये जानकर खुशी हुई। बाहर का माहौल बहुत खराब है और पिता होने के नाते मुझे तुम्हारी सुरक्षा की बहुत चिंता थी, इसलिए मैं तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें लेने आ गया। जो किंगलिन का दिल अपने परिवार के प्यार से भर आया। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। तभी झाओ तियानबा की नजर किंगलिन के कपड़ों पर पड़ी। तुमने ये जो कपड़े पहने हैं, ये इस लड़के के हैं ना? तुम्हारे अपने कपड़े कहाँ गए? जो किंगलिन थोड़ा झिझकी। वो उन्हें कैसे समझाती कि तकनीक के अभ्यास के दौरान उसके शरीर से निकलने वाली गंदगी की वजह से उसके पुराने कपड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे। ली किंगशान ने स्थिति को समझते हुए तुरंत उन्हें कमरे के अंदर बुलाया। झाओ चुआनक्सियोंग ने कड़े स्वर में कहा, बच्चे, हम यहाँ किंगलिन को घर ले जाने आए हैं। ली किंगशान चुप रहा। वो जानता था कि वे दोनों उसे शक की निगाह से देख रहे हैं। तभी जो किंगलिन ने उनका हाथ थामते हुए कहा, भैया, किंगशान एक बहुत अच्छे इंसान है। मेरी नई शक्ति किंगशान से ही जुड़ी है और सिर्फ वही मुझे और शक्तिशाली बनने में मदद कर सकते हैं। झाओ चुआनक्सियोंग और झाओ तियानबा के मन में एक अजीब सा विचार आया, कहीं किंगलिन को इस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया? झाओ तियानबा एक सीधा सादा और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति था। उसने सीधे किंगशान की आंखों में देखते हुए कहा, छोकरे, सच सच बता, माजरा क्या है? कमरे के भीतर का तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। जहां एक ओर परिवार का प्यार और सुरक्षा थी, तो दूसरी ओर एक नई और अनजान शक्ति का रहस्य। बकवास, तुमने क्या कोई जादू या चाल चली है किंगलिन को फंसाने के लिए? झाओ तियानबा की आवाज कमरे में गूंजी।
उसकी आंखों में ली किंगशान के प्रति गहरा शक और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वो अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर बेहद जुनूनी था। झाऊ तियानबा ने अपने विशाल और मांसल हाथों को भींचते हुए आगे कहा, अपना असली चेहरा दिखा छोकरे, तेरी सुपर पावर क्या है? अगर तू वाकई किंगलिन का दोस्त कहलाने के लायक है तो मुझसे दो दो हाथ कर, देखते हैं तेरे बाजुओं में कितना दम है। उसकी देह से निकलती हिंसक ऊर्जा ने कमरे का तापमान बढ़ा दिया था। अगर तू कमजोर निकला तो मेरी सलाह मान और अभी के अभी किंगलिन का पीछा छोड़ दे, इससे पहले कि मेरे मुक्के तेरा चेहरा बिगाड़ दें। अपनी सीमा समझ ले। याद रख, बाहर प्रलय मची है और अगर तू जख्मी हुआ तो तुझे ठीक करने के लिए कोई अस्पताल नहीं बचा है। अपनी बात खत्म करते ही झाऊ तियानबा ने हवा में अपने दोनों भारी मुक्के लहराए। वो देखने में किसी अजेय योद्धा जैसा लग रहा था जिससे टकराना साक्षात मौत को दावत देना था। ली किंगशान ने उसे गौर से देखा। वो जानता था कि झाऊ तियानबा का सम्मान हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे अपनी ताकत से चुप कराना। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, मुझे इसे अपनी मुट्ठियों के जोर पर मनाना होगा, ली किंगशान ने मन ही मन सोचा। हालांकि झाऊ तियानबा अभी अभी अपनी सुपर पावर हासिल कर चुका था और उसे पूरी तरह नियंत्रित करना नहीं जानता था। ली किंगशान का शरीर भले ही अभी झाऊ जितना विशाल नहीं था, लेकिन उसके पास पिछले जन्म का वो युद्ध अनुभव था जो किसी भी सुपर पावर से कीमती था। वही अनुभव आज उसकी जीत का असली राज बनने वाला था। आप किंगलिन के बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, ली किंगशान ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। अगर आप अपनी शक्तियों को आजमाना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप जितनी चाहे उतनी मेरी परीक्षा ले सकते हैं। ली किंगशान की ये निर्भीक बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। झाऊ चुआनक्स्योंग, झाऊ तियानबा और यहाँ तक कि जो किंगलिन भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का झाऊ तियानबा जैसे शक्तिशाली योद्धा को इतनी आसानी से चुनौती दे रहा है। जो किंगलिन ने मन ही मन सोचा, किंगशान के पास एन यांग शरीर है और वो कल्टीवेशन की गहराइयों को जानता है। उसने ड्रैगन टाइगर मिस्टिकल की टेक्निक और क्रेन कंट्रोल जैसे गुप्त कौशल भी हासिल कर लिए हैं। शायद उसके पास अभी भी कई ऐसे दांव पैंच हैं जो हम में से कोई नहीं जानता। झाऊ चुआनक्स्योंग ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। वो देखना चाहता था कि उसकी बेटी जिस लड़के पर इतना भरोसा कर रही है वो वास्तव में कितना सक्षम है। झाऊ तियानबा ठहाका मारकर हंसा और बोला, ठीक है किंगशान, मैं तुझ पर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा ताकि लड़ाई बराबर की रहे। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं मान लूंगा कि तू ताकतवर है और किंगलिन के साथ तेरी दोस्ती मुझे मंजूर होगी। लेकिन अगर तू हार गया तो तुझे चुपचाप घर के अंदर बैठना होगा और कहीं भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी होगी। ली किंगशान एक पल के लिए थमा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने झाऊ तियानबा की ईमानदारी और साहस का सम्मान किया। लड़ाई के लिए तैयार होते हुए ली किंगशान ने अपने बाएं पैर को हॉर्स स्टैंस में जमाया और अपने दाएं पैर से जमीन पर एक घेरा बनाया। उसने अपनी मुट्ठियों को सीने के पास लाकर लड़ने की मुद्रा ली। उसके हाव भाव और तकनीक को देख झाऊ चुआनक्स्योंग और झाऊ तियानबा के मन में एक ही शब्द कौंधा, कुंफू कुंफू। वे समझ चुके थे कि ये महज एक साधारण लड़ाई नहीं बल्कि प्राचीन युद्ध कला का एक अद्भुत प्रदर्शन होने वाला था। ली किंगशान का शरीर कल्टीवेशन की ऊर्जा से दमक रहा था। झाऊ तियानबा के सामने वो कद में छोटा जरूर था, लेकिन उसके खड़े होने का अंदाज किसी अनुभवी योद्धा जैसा था। ली किंगशान ने अपने बाएं पैर को पीछे खींचकर हॉर्स स्टैंस बनाया और अपनी मुट्ठियों को हवा में इस तरह लहराया जैसे कोई प्राचीन मार्शल आर्ट्स मास्टर युद्ध के मैदान में उतर रहा हो। उसके पैरों की हरकत और हाथों के लचीलेपन ने जमीन पर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना दिया था। झाऊ चुआनक्स्योंग और झाऊ तियानबा ये देखकर पूरी तरह हक्के बक्के रह गए। उनके मन में बस एक ही शब्द गूंजा, कुंफू। ली किंगशान की मुद्रा किसी पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट या टीवी ड्रामा के अजय नायक जैसी लग रही थी, जिसमें एक शाही गरिमा और प्राकृतिक प्रवाह था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह साधारण दिखने वाला लड़का मार्शल आर्ट्स की ऐसी गहरी बारीकियों से वाकिफ हो सकता है। झाऊ तियानबा की आंखों में अब शक की जगह एक योद्धा की उत्सुकता ने ले ली थी। वहीं जो किंगलिन ली किंगशान के चेहरे पर छाई उस असाधारण ऊर्जा ऑरा को देख समझ गई कि वो अपनी गुप्त कला ड्रैगन एंड टाइगर फिस्ट का उपयोग करने वाला है। ये तकनीक जितनी शानदार थी उतनी ही घातक भी।
उसे डर था कि कहीं उसके भाई को ऐसी चोट न लग जाए जिसका इलाज मुमकिन न हो। झाओ तियानबा ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो चाहता था कि पहला हमला किंगशान की ओर से हो। तभी अचानक ली किंगशान के शरीर के चारों ओर एक छोटा सा बवंडर उठा। कमरे की हवा इतनी तेज और भारी हो गई कि कोने में रखे भारी सोफे और लैंप अपनी जगह से खिसकने लगे। सावधान! ली किंगशान की आवाज कमरे में किसी बिजली की कड़क की तरह गूंजी। अगले ही पल ली किंगशान एक बिजली की कौंध की तरह आगे बढ़ा। उसके वार के साथ ही एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी जो किसी विशाल पहाड़ के गिरने जैसी भारी थी। ये ड्रैगन और टाइगर फिस्ट का असली और रौद्र रूप था। उसने अपनी पूरी आंतरिक शक्ति की अपनी मुट्ठी के एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर ली और झाओ तियानबा की रक्षा दीवार को भेदने के लिए वार किया। झाओ तियानबा ने खतरे की तीव्रता को भांपते हुए आखिरी सेकंड में अपनी सफेद बाघ वाली सुपर पावर को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। एक तेज और अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उसके शरीर से कपड़े फटने की भयानक आवाज आई। पलक झपकते ही झाओ तियानबा का इंसानी शरीर एक विशाल और खूंखार सफेद बाघ में बदल गया। उसके शरीर पर घने सफेद बाल उग आए। उसके पंजे तलवारों जैसे पैने हो गए और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमकने लगीं। जब ली किंगशान की मुट्ठी उस बाघ के सख्त मांस से टकराई तो एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे दो विशाल पत्थर आपस में टकराए हों। झाओ तियानबा के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसमें दर्द और हैरानी दोनों थे। ली किंगशान की तकनीक इतनी सटीक थी कि बाघ के मजबूत कवच के बावजूद झाओ को अपने भीतर की हड्डियों तक एक झंझनाहट महसूस हुई। गुस्से में आकर उसने अपने भारी पंजों के एक झटके से ली किंगशान को पीछे धकेल दिया। ली किंगशान हवा में कई फीट पीछे उड़ता हुआ दीवार की ओर जा गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने यीन यांग शरीर की अद्भुत लचीलापन और 4 आउंसेस डिफ्लेक्ट 8000 पाउंड्स तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने उस प्रहार की विनाशकारी ऊर्जा को जमीन की ओर मोड़ दिया। वो दीवार से टकराने के बजाय एक कलाबाजी खाते हुए वापस बड़ी कुशलता से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कमरे के अंदर की हवा अब युद्ध की गर्मी से जल रही थी। दोनों योद्धा अब एक दूसरे के सामने बिल्कुल तैयार थे। एक तरफ प्रकृति का सबसे भयानक शिकारी अदिव्य सफेद बाघ और दूसरी तरफ प्राचीन कुंग-फू और कल्टीवेशन की महान शक्तियों से लैस एक निडर लड़का। ये लड़ाई अब महज एक परीक्षा नहीं रही थी, बल्कि ये दो अलग अलग दुनियाओं की शक्तियों का टकराव बन चुकी थी। वो बड़ी ही सहजता और मजबूती के साथ जमीन पर वापस उतरा। ये देखकर वो विशाल सफेद बाघ गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने एक भयानक दहाड़ मारी। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे अभी चीर फाड़ कर रख देगा और जिंदा ही निगल जाएगा। तभी झो चुआनक्सियोन उसे रोकने के लिए बीच में आ गया। उसने कड़क आवाज में कहा, बस बहुत हुआ। इससे पहले कि किसी को गंभीर चोट लगे, इसे अभी रोक दो। तियानबा, तुमने अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल किया है, इसलिए नियमों के अनुसार तुम ये मुकाबला हार चुके हो। झो किंगलिन भी तुरंत दौड़कर वहां आई और बोली, भाई किंगशान, ये तो महज एक अभ्यास मुकाबला था। तुम्हें इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और सचमुच की लड़ाई में नहीं बदलना चाहिए। अपने पिता और छोटी बहन की बातें सुनकर झो तियानबा का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे और उसकी आंखों में एक जंगलीपन साफ झलक रहा था। आखिरकार चेहरे पर जोरदार मुक्का खाने के बाद किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक ही है। मैंने मन ही मन सोचा, मैं अभी भी काफी कमजोर हूँ। जब मैं की कल्टीवेशन के छठे स्तर पर पहुंच जाऊंगा तभी मैं झो तियानबा का बराबरी से मुकाबला कर पाऊंगा। इसके बाद झो तियानबा अपने असली इंसानी रूप में वापस आना चाहता था, लेकिन उसे एक अजीब सी झिझक महसूस हुई। उसने सोचा कि अगर वो वापस इंसान बना तो उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होंगे, क्योंकि लड़ाई के दौरान वे फट चुके थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन और ली किंगशान उसे ऐसी स्थिति में देखें जो उसके लिए बेहद शर्मनाक होता। झिझकते हुए झो तियानबा ने अपने पिता की ओर मदद की उम्मीद से देखा। झो चुआनक्सियोन, जिन्हें खुद भी कभी ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा था, तुरंत अपने बेटे की खामोश परेशानी को समझ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा, आज का अभ्यास सत्र यहीं खत्म होता है। तुम्हारी ताकत वाकई में काबिले तारीफ है। कुछ और प्रशंसा करने के बाद वे सीधे असली मुद्दे पर आए। उन्होंने पूछा, किंगशान,
क्या तुम्हारे पास घर में कुछ अतिरिक्त कपड़े हैं? क्या तुम तियानबा को पहनने के लिए कुछ कपड़े उधार दे सकते हो? मैंने तुरंत सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी अंकल, मेरे पास घर पर एक्स्ट्रा कपड़े तो हैं, लेकिन वे शायद उसे थोड़े छोटे हो सकते हैं। ये सुनकर झो चुआनक्सून के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और वे बोले, छोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना काफी है कि वो उसका शरीर ढक सके। क्या तुम जाकर उन्हें ला दोगे? फिर मैं अपने कमरे में गया और रोजाना पहने जाने वाले कुछ बड़े आकार के कपड़े लेकर आया। झो तियानबा उन कपड़ों को लेकर बेडरूम में गया और उन्हें पहनने लगा। वे कपड़े उसके शरीर पर काफी तंग थे और उसकी मांसपेशियों को साफ उभार रहे थे, लेकिन फिलहाल उसके पास कपड़ों का होना ही सबसे बड़ी बात थी। वो खिड़की के पास गया और कांच में अपना चेहरा देखा। मुक्के की वजह से उसकी नाक का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सूजा हुआ और टेढ़ा लग रहा था। फिर वो कमरे से बाहर निकला। जैसे ही दरवाजा खुला, झो किंगलिन उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, भाई, ये कपड़े तुम पर कितने ज्यादा टाइट लग रहे हैं। इसके बाद तियानबा ने अपनी नजरें झो किंगलिन की तरफ घुमाई और कहा, बहन, तुमने भी तो अभी इसी लड़के के कपड़े पहन रखे हैं। क्या तुम्हारी महाशक्ति इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे कपड़े भी इसी तरह फट जाते हैं? ये सुनते ही झो तियानबा की आंखों में एक बार फिर गुस्सा भर आया। जब महाशक्ति की बात उठी तो झो किंगलिन कुछ कहने में हिचकिचाने लगी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वो क्या कहे। उनके पिता झो चुआनक्स्योन, जो पास ही बैठे थे, उन्होंने भी गंभीर होकर पूछा, किंगलिन, आखिर तुम्हारी असली महाशक्ति क्या है? झो किंगलिन थोड़ा परेशान और खोई खोई सी नजर आने लगी और हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगी। ये देखकर झो चुआनक्स्योन और झो तियानबा दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। किंगलिन की हिचकिचाहट को देखकर ये साफ था कि कुछ बहुत ही गंभीर बात हुई है। फिर झो किंगलिन ने मेरी तरफ देखा। मैंने सहमति में अपना सिर धीरे से हिलाया और शांत स्वर में कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उन्हें सब कुछ बता सकती हो। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, झो तियानबा और झो चुआनक्स्योन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे एक पल के लिए अपनी जगह पर जड़ हो गए। उन्होंने सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि उनकी लाडली बेटी की महाशक्ति किंगशान से इतनी गहराई से जुड़ी होगी कि उसे इस बारे में बात करने के लिए भी किंगशान की अनुमति और रजामंदी की जरूरत पड़ेगी। मेरी मंजूरी मिलने के बाद झो किंगलिन ने गहरी सांस ली और उन्हें बताया कि उनकी संयुक्त महाशक्ति यीन यांग फिजिक थी। केवल नाम सुनकर ही वे दोनों इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि ये किस प्रकार की अद्भुत और रहस्यमय शक्ति हो सकती है। अभी झो किंगलिन इस शक्ति के बारे में और विस्तार से समझाने ही वाली थी कि तभी अचानक हॉल के मुख्य दरवाजे पर किसी ने बड़ी जोर से लात मारी। बाहर से एक कर्कश आवाज आई, अपार्टमेंट नंबर 4399 वालों, शोर कम करो वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। हम चारों ने एक साथ चौंककर दरवाजे की ओर देखा। तभी दरवाजे पर फिर से एक जोरदार प्रहार हुआ और वो टूट गया। बाहर खड़ा व्यक्ति चिल्लाया, अंदर कोई जिंदा है क्या? जब कोई बाहर से चिल्ला रहा है तो क्या तुम लोग जवाब नहीं दे सकते? दरवाजा पूरी तरह से टूट चुका था और उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया था। उस छेद के माध्यम से हमने बाहर एक लंबे और दुबले पतले युवक को खड़ा देखा जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। गुस्से से भरे झो तियानबा ने तुरंत दांत पीसते हुए मुझसे कहा, किंगशान, जाओ और इस बदतमीज को घसीटते हुए अंदर लाओ। उनकी बात सुनकर मैंने एक पल के लिए सोचा, ये दौर अशांति और अराजकता का है जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम ही सर्वोपरि है। मैंने मनी मन कहा, समझ गया, मैं अभी से देखता हूँ। इतना कहते ही मैं तेजी से आगे बढ़ा। मैंने अपने पिछले जन्म में सीखी हुई लाइटनेस स्किल का उपयोग किया, जिसे स्नेक स्टेप कहा जाता है। इसमें आपकी गति एक फुर्तीले सांप की तरह होती है, तेज, लचीली और पूरी तरह से अप्रत्याशित। पलक झपकते ही मैं उस बड़े बड़े कानों वाले युवक के ठीक सामने खड़ा था। मैंने बिजली की फुर्ती से अपने हाथों की मुद्राओं को बदला और हवा में एक सारस क्रेन की पुकार जैसी आवाज गूंज उठी। ये मेरी विशेष तकनीक थी, क्रेन कंट्रोल ड्रैगन कैप्चर। वो युवक मुझे देखते ही सन्न रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे जैसा साधारण दिखने वाला लड़का बिना एक शब्द बोले उस पर इतनी तेजी से हमला कर देगा। जब वो अभी भी सदमे में था,
तभी मैंने अपने दोनों हाथों से उसके बड़े बड़े कानों को कसकर पकड़ा और उन्हें बड़ी बेरहमी से मरोड़ दिया। उस युवक के गले से एक दर्दनाक और रूह कपा देने वाली चीख निकली। फिर मैंने उसे अंदर की ओर झटके से खींचा और कमरे के फर्श पर पटक दिया। झो तियानबा ने तुरंत अपना पैर उठाया और पूरी ताकत के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी पर दे मारा। फिर उसने मेरी ओर एक अजीब सी चमकती हुई आंखों से देखा। वो चकित था कि मैं इतना शक्तिशाली हो सकता हूँ। मेरे इस प्रदर्शन ने उसे एक बार फिर से अचंभित कर दिया था। अपने पिछले जन्म में एक कल्टीवेटर के रूप में मैं मुश्किल से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण तक पहुंच पाया था और कल्टीवेशन की कुछ ही तकनीकों में महारत हासिल की थी। कल्टीवेशन की दुनिया में ये तकनीकें शायद बहुत साधारण मानी जाती हों, लेकिन इस ब्लू स्टार दुनिया में इनमें से कोई भी एक तकनीक अपने आप में किसी महाविस्फोट या धमाके से कम नहीं थी। झो किंगलिन ने भी मेरी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ली किंगशान को वाकई में कोई बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर मिल गया है, और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो इसे मेरे साथ साझा करने के लिए तैयार था। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत बात थी। इसके बाद मैंने दरवाजा ठीक से बंद कर दिया। वो बड़े कानों वाला युवक फर्श पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था और कमजोरी से हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था। झो तियानबा ने कड़क अंदाज में कहा, तो तुम्हें लगता है कि हम बहुत शोर कर रहे हैं, है ना? वो युवक दर्द के मारे केवल कराह सका। उसने झो तियानबा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर झो तियानबा ने मेरी ओर मुड़कर पूछा, किंगशान, क्या तुम्हारे फोन में कोई संगीत डाउनलोडेड है? मैंने जवाब दिया, हाँ है। फिर मैंने अपना फोन निकाला और एक बहुत ही तेज शोर वाला म्यूजिक ट्रैक बजाना शुरू कर दिया। मैंने अपना फोन निकाला और उसमें एक बहुत ही शोर शराबे वाला संगीत बजाया और उसे झो तियानबा की ओर बढ़ा दिया। झो तियानबा ने मेरी ओर देखते हुए एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और ठहाका मारते हुए बोला, किंगशान, तुम सच में बहुत मजेदार इंसान हो। तुम बिना कहे ही समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूँ। इतना कहते ही उसने उस कान फोड़ देने वाले संगीत की आवाज को पूरी वॉल्यूम पर कर दिया और फोन को ले जाकर उस बड़े कानों वाले युवक के सिर के ठीक बगल में रख दिया। वो कर्कश और बेसुरा संगीत पूरे हॉल में गूंजने लगा, जिससे वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। उस बड़े कान वाले युवक की सुनने की शक्ति पहले से ही बहुत संवेदनशील थी, इसलिए उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो उसका सिर अभी फट जाएगा। उसे लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसकी खोपड़ी में चुभाई जा रही हों। वो दर्द से बिलबिला उठा और चीखते हुए बोला, रुको, इसे बंद करो, इसे अभी बंद करो, वरना मेरा सिर फट जाएगा। मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकता। वो युवक पागलों की तरह छटपटा रहा था और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झो तियानबा ने अपनी पूरी ताकत से अपना पैर उसकी रीढ़ की हड्डी पर और जोर से दबा दिया, जिससे वो युवक अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। झो तियानबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम से शानदार संगीत का आनंद लो दोस्त। कुछ देर बाद जब वो गाना खत्म हुआ तो झो तियानबा ने संगीत बंद किया और बड़े ही शांत अंदाज में उससे पूछा, तो क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि हम यहाँ बहुत शोर कर रहे हैं? वो युवक गुस्से और दर्द में तड़पते हुए चिल्लाया, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसकी ये बात सुनते ही मैंने नीचे झुककर उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। चटाक की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने हमारे दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया और उसमें छेद कर दिया। हमने तो अभी तक उसका हिसाब भी नहीं किया है और तुम हमें मारने की बात कर रहे हो। इतना कहकर मैंने फिर से अपना फोन अनलॉक किया और वही शोर वाला गाना दोबारा रिपीट पर लगा दिया। न जाने कितनी देर तक वो युवक उस भयानक संगीत को झेलता रहा, जो उसके लिए किसी नरक से कम नहीं था। काफी समय बीतने के बाद झो तियानबा ने फिर से वही सवाल दोहराया, बताओ, क्या अब भी तुम्हें हमारा शोर परेशान कर रहा है? हमें ऐसा जवाब दो जो हमें पसंद आए, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उस युवक ने अब पूरी तरह हार मान ली थी। उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई शोर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल शांत। ये सुनते ही झो तियानबा ने फोन बंद कर दिया और उसे एक ठंडी नजर से देखा। झो तियानबा ने उस युवक की आंखों में घूरते हुए कहा, ठीक है, अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। इतना कहते ही उसने अपना पैर युवक की पीठ से हटा लिया। वो बड़े कानों वाला युवक लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बिना पीछे मुड़े वहां से तेजी से भाग निकला। उस युवक के जाने के बाद माहौल फिर से गंभीर हो गया। झो चुआनक्सियोन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब काम की बात पर आते हैं। किंगलिन,
उस यीन यांग फिजिक के बारे में बताओ जिसका जिक्र तुमने पहले किया था। वो असल में क्या है? ये सुनकर झो तियानबा ने भी अपनी नजरों को झो किंगलिन की ओर घुमाया। उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। झो किंगलिन ने शर्माते हुए मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, किंगशान, बेहतर होगा कि तुम ही इस बारे में विस्तार से बताओ। मैंने एक पल के लिए विचार किया और फिर बोलना शुरू किया। अंकल और भाई तियानबा, दरअसल बात यह है कि जब दुनिया भर में महाशक्तियों सुपर पावर का उदय हो रहा था, तब मेरे दिमाग में अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। उस आवाज ने मुझे बताया कि यदि एक पुरुष और एक स्त्री अंतिम मिलन फाइनल यूनियन करते हैं तो वे यीन यांग फिजिक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वे पूर्वजों से मिली कल्टीवेशन तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसके अलावा उस आवाज ने यह भी चेतावनी दी कि अब से ठीक आधा साल बाद हमारा ब्लू स्टार एक ऐसे महाद्वीप से टकराएगा जो कल्टीवेशन के अनगिनत अवसरों से भरा होगा। उस समय हर कोई कल्टीवेशन कर सकेगा, लेकिन जिनके पास यीन यांग फिजिक होगी उनकी कल्टीवेशन की गति दूसरों की तुलना में अत्यधिक तीव्र होगी। मैंने उन्हें समझाया कि जब हम स्कूल में थे तब किंगलिन ने हमेशा मेरा ख्याल रखा था, इसलिए मैंने उसे बुलाया ताकि मैं इन सुनहरे अवसरों को उसके साथ साझा कर सकूं। पूरी कहानी सुनाते समय मैंने सच्चाई के साथ थोड़ा सा झूठ भी मिला दिया ताकि वे बात को आसानी से स्वीकार कर सकें। मेरी बातें सुनकर झो तियानबा और झो च्वानाक्सियोन दोनों ही बुरी तरह चौंक गए। उनकी हालत ऐसी थी जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। झो तियानबा की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने झटके में चिल्लाकर कहा, ली किंगशान, क्या तुमने मेरी बहन को हाथ लगाया? झो च्वानाक्सियोन के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरी बेटी को छुआ। मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, यह तो आप सिर्फ एक तरफा बात कह रहे हैं। मैंने किंगलिन को छुआ और किंगलिन ने भी मुझे छुआ। हमने एक दूसरे का साथ दिया और इसी तरह हम दोनों ने मिलकर यीन यांग फिजिक प्राप्त की। ये सुनकर दोनों हकलाने लगे और उनके पास कहने को शब्द नहीं बचे। झो तियानबा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी मुट्ठी बांधकर मेरी तरफ एक जोरदार प्रहार किया। उसे हमला करते देख मैंने तुरंत अपनी अलाइटनेस स्किल का उपयोग किया और स्नेक स्टेप के साथ फुर्ती से पीछे हट गया। तभी झो च्वानाक्सियोन के शरीर से तलवार जैसी एक तेज ऊर्जा सोर्ड ऑरा निकली। ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की हवा किसी तेज धार वाली ब्लेड से कट रही हो। मैं एक पल के लिए अवाक रह गया और घबराहट में पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगा। झो किंगलिन चिल्लाई, पापा, भाई, बस करो, लड़ना बंद करो। वो तेजी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे बचाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। ये देखकर मेरा दिल थोड़ा भर आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे फिर से किसी लड़की के पीछे छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। किंगलिन ने ऊंची आवाज में कहा, ये बहुत बड़ा अवसर है और ये फैसला मैंने खुद अपनी मर्जी से लिया है। इसके अलावा पापा और भाई, अमरता इमोर्टैलिटी प्राप्त करने के लिए कल्टीवेशन करना वाकई में अद्भुत अनुभव है। एक बार जब मैं और किंगशान और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे तो हम आप दोनों को भी कल्टीवेशन करने में मदद करेंगे। मैंने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, यीन यांग फिजिक कल्टीवेशन के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते। उनकी कल्टीवेशन की गति बस थोड़ी धीमी होगी। अंकल और भाई तियानबा, मैं आप दोनों को 7 आइज आर्ट सिखा सकता हूँ, जिससे आप आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकेंगे और अपनी नाड़ियों मेरिडियंस को खोलकर कल्टीवेशन शुरू कर सकेंगे। हम सब मिलकर कल्टीवेशन कर सकते हैं। ली किंगशान का चेहरा पूरी तरह से ईमानदारी और सच्चाई से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक सच्ची भावना और गहराई नजर आ रही थी। अपनी माँ के साथ हुए उस भयानक हादसे के बाद ली किंगशान ने कभी भी किसी पर आसानी से भरोसा करने की हिम्मत नहीं की थी। उसके पास न तो कोई सच्चा दोस्त था और न ही कोई परिवार जो उसके साथ खड़ा हो सके। वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। इसके विपरीत झो परिवार के सदस्य आपस में बहुत करीब थे और एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। ली किंगशान उनके इस गहरे पारिवारिक बंधन को देखकर अक्सर ईर्ष्या महसूस करता था और मन ही मन उनके जैसा परिवार चाहता था। अब जब उसका पुनर्जन्म हुआ था तो ली किंगशान को एहसास हुआ कि उसके पास एक मौका है कि वो उनके परिवार का हिस्सा बन सके और अपनों के बीच रह सके। इस विचार ने उसे दिल से बहुत खुशी दी। झो तियानबा ने थोड़े गंभीर लहजे में कहा, तुम हमें ची आइज आर्ट सिखाओगे, हमें कल्टीवेशन करना सिखाओगे।
तुम हमारे प्रति इतने अच्छे और उदार क्यों हो रहे हो? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और संदेह भरे स्वर में पूछा। किंग शान, तुम्हारे इसके पीछे कोई चाल या कोई योजना तो नहीं है? इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अक्सर बिना कुछ दिए मिली चीज की कीमत बाद में सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। झो चुआनक्सियोन ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। ली किंगशान, क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम हमसे हासिल करना चाहते हो? दूसरों के मामले में कभी भी बहुत ज्यादा सावधान रहना बुरा नहीं होता, खासकर इन अराजक और अनिश्चित समय में। न तो झो चुआनक्सियोन और न ही झो तियानबा को ली किंगशान पर पूरी तरह से भरोसा था। ली किंगशान ने अपना सिर हिलाते हुए शांति से जवाब दिया, मेरी कोई चाल नहीं है। मैं बस किंगलिन का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि उसने पहले मेरा बहुत ख्याल रखा था। बस इतनी सी बात है। अगर आप लोगों को मेरी कृतज्ञता की जरूरत नहीं है तो मैं सिखाने वाली सारी बातें छोड़ सकता हूँ। मुझे अकेले रहने में भी कोई परेशानी नहीं है। ली किंगशान के इतना कहने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। झो किंगलिन उसकी बातों में एक अजीब सा अकेलापन और उदासी महसूस कर सकती थी। उसे ऐसा लगा मानो ये युवक पूरी दुनिया से कटा हुआ है और बिल्कुल तन्हा है। उसे किंगशान के प्रति गहरी सहानुभूति और थोड़ा दुख महसूस हुआ। पापा, भाई, झो किंगलिन ने आवाज दी और दृढ़ता से कहा, मैं जानती हूँ कि ली किंगशान किस तरह का इंसान है। वो कोई साजिश नहीं रच रहा है। झो तियानबा ने किंगलिन की ओर देखा और फिर किंगशान से सख्त स्वर में कहा, तुमने मेरी छोटी बहन को ऐसी स्थिति में देखा और उसे छुआ भी है। तुम बस ऐसे ही सब छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें किंगलिन की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तुम्हें खुद को और अधिक शक्तिशाली और जिम्मेदार साबित करना होगा, तभी मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनाऊंगा। और याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई बुरी चाल है तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। मैं बहुत बुरी तरह प्रहार करता हूँ। ली किंगशान ये सुनकर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झो तियानबा खुद उसे अपने घर चलने के लिए कहेगा। इसके अलावा तियानबा की बातों में जो स्वीकृति छिपी थी उसके पीछे कोई गहरा अर्थ लग रहा था। झो किंगलिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने झुंझलाते हुए कहा, भाई, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? किंगशान और मैं सिर्फ अच्छे सहपाठी क्लासमेट्स हैं। हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? थोड़ा सोच समझ कर बोलो। झो तियानबा ने किंगलिन को देखा और फिर किंगशान की ओर मुड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये दोनों पहले ही एक दूसरे को देख चुके हैं, करीब आ चुके हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे से शक्तिशाली क्षमताएं भी प्राप्त कर ली हैं। अब उनके बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रह सकता था।